नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं बेटा, बॉन्ड पोलैरिटी। अब बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब क्या है, देखे बेटा, पोलैरिटी वर्ड का मतलब क्या है? पोलैरिटी वर्ड का मतलब है पोल्स का आ जाना। पोल का मतलब क्या है? जैसे आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो चार्ज के पोल क्या होंगे? एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का जनरेट होना ही पोलैरिटी का जनरेट होना कहा जाता है। तो अगर किसी बॉन्ड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तब तो वो बॉन्ड पोलर होगा। अगर किसी बॉन्ड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब वहां पर चार्जेस एब्सेंट है, तो उस बॉन्ड को नॉन पोलर कहा जाएगा। तो बॉन्ड दो तरीके से देखा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, या तो वो पोलर बॉन्ड होगा या फिर वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है? दो पोल्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी चार्जेस में होगा। चार्जेस होगा तो पोलैरिटी, पोलर बॉन्ड कहा जाएगा। अगर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर है, उसको नॉन पोलर बॉन्ड कहा जाएगा। तो ये तो बात होगी पोलैरिटी की और नॉन पोलैरिटी की। अब किसी मॉलिक्यूल में कितनी ज्यादा पोलैरिटी है, इसका मतलब उसमें कितना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन है। और चार्ज के सेपरेशन को कौन बताता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहीं पर चार्ज में सेपरेशन ज्यादा होगा। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहीं पर चार्ज में सेपरेशन ज्यादा होगा। और चार्ज में सेपरेशन ज्यादा होगा इसका मतलब बॉन्ड पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। तो अगर कभी किसी बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी वर्ड के बारे में आपसे कहा जाएगा तो आप डायरेक्टली डेल्टा ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कौन सा बॉन्ड कम पोलर है। सो बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे बेटा एग्जांपल की बात करें हम HF, HCl, HBr और HI। अब आप एक बात देखें बेटा, HF और HCl, HBr, HI के अंदर किस तरह से देखेंगे? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं कितना होता है बेटा? 2.1। फ्लोरीन का वैल्यू कितना है बेटा? 4.0। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन का वैल्यू 3.0। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ब्रोमीन का वैल्यू 2.8, हाइड्रोजन का वैल्यू 2.1, आयोडीन का वैल्यू 2.5। अब अगर आप बेटा यहां पर डिफरेंस कैलकुलेट करें, अगर आप यहां पर डेल्टा ईएन डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट करें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है हमें। तो 4 माइनस 2.1 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा? 1.9। 3 माइनस 2.1 करेंगे वैल्यू कितना आएगा बेटा? 0.9। 2.8 माइनस 2.1 करेंगे वैल्यू आएगा 0.7। 2.5 माइनस 2.1 करेंगे वैल्यू आएगा 0.4। तो आप देख सकते हैं बेटा कि लगातार इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दैट इज डेल्टा ईएन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहां पर पोलैरिटी भी डिक्रीज करेगा। इसी वजह से हमने यहां बताया है कि लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा बेटा HF, HCl, HBr, HI के अंदर पोलैरिटी का। तो जैसे जैसे डेल्टा ईएन का वैल्यू कम होगा वैसे वैसे पोलैरिटी का वैल्यू भी कम होगा। तो बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डेल्टा ईएन के। जहां डेल्टा ईएन ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी भी ज्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अगला एप्लीकेशन। अब हमारे पास में क्वेश्चन आया एक, अमंग द फॉलोइंग लीस्ट एंड मोस्ट पोलर बॉन्ड। पहले आपको लीस्ट बताना है, फिर आपको मोस्ट पोलर बॉन्ड बताना है। तो पोलर बॉन्ड कैसे बताया जाएगा बेटा? डेल्टा ईएन से बताया जाएगा। तो हमारे सामने बहुत सारे बॉन्ड गिवन है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखेंगे। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 2.5, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। याद कीजिए बेटा चाइना से इंडिया, कार्बन और आयोडीन का वैल्यू सेम। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। चलिए बेटा यहां पर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डेल्टा ईएन का वैल्यू कैलकुलेट करा हमने। डेल्टा ईएन कितना आएगा? 2.5 माइनस 2.5 0, 3.5 माइनस 3.0 0.5, 4 माइनस 2.5 ये वैल्यू आएगा अपने पास 1.5, 4 माइनस 2.1 ये वैल्यू कितना आएगा बेटा अपने पास? 1.9। अब आप देख सकते हैं बेटा कि लीस्ट पोलर तो कौन होगा? तो लीस्ट पोलर तो होगा ए, लीस्ट पोलर तो होगा हमारे पास ए, और मोस्ट पोलर कौन होगा बेटा? डी। तो लीस्ट पोलर हो जाएगा ए, तो यहां पर हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट पोलर को हम इसको यहां पर इसको हम यहां पर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो लीस्ट हो गया ए, मोस्ट हो गया डी। तो आंसर क्या जाना चाहिए बेटा? ए एंड डी। और वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर चला जाएगा। इस तरीके से लीस्ट पोलर और मोस्ट पोलर के बारे में आप जस्ट बाय कैलकुलेटिंग डेल्टा ईएन आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इस पर आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। एसिडिक और बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है एसिड और क्या होता है बेस। तो बचपन में आपने कुछ बातें सीखी हुई है, जिन बातों को मैं वापस से रिपीट कर देता हूं बेटा, कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में जाकर डिसॉल्व होकर H+ देता है तो उसको हम एसिड बोलते हैं, अगर वो OH- देता है तो हम उसको बेस बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल की डेफिनेशन है, इसको आगे फिजिकल केमिस्ट्री में आप और डीप में भी पढ़ते हैं। बेसिक बात इतनी सी है कि अगर कोई सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर H+ देगा तो एसिड है, OH- देगा तो वो बेस है। इतनी नॉलेज आपको शुरुआत में होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से बताएगा एसिडिक एंड बेसिक नेचर को, ये हम यहां पर डिस्कस करते हैं। पहले बात करेंगे बेटा हम नेचर ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है, जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाता है तो हम उसको हाइड्राइड कह सकते हैं। जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाता है तो हम उसको हाइड्राइड कह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई और बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जब कोई एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगा तो उसको हाइड्राइड की श्रेणी में, हाइड्राइड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब किसी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा वो बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंडेंट होती है। अब बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है कि किसी बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए कि दो एलिमेंट के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है, तो इस बॉन्ड में A और B दो एटम लगे हुए हैं, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। नेचुरल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू हाई है, मतलब इसको तोड़ने के लिए अगर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। वहीं अगर इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये मॉलिक्यूल उतना स्टेबल नहीं कहा जा सकता, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। इसका मतलब एसेंशियली ये बात कही जा सकती है कि किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उसकी बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखिए बेटा, मेटल हाइड्राइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इस बात को आप याद रखें बेटा कि मेटल के हाइड्राइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के हाइड्राइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, HF, HCl, HBr, HI के अंदर लगातार ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों आ रहा है, इसको आप देखें बेटा। एक्चुअली HF, HCl, HBr, HI, थोड़ी देर पहले आपको ध्यान है बेटा, हमने यहां पर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा EN का वैल्यू कैलकुलेट किया था। जब हमने डेल्टा EN का वैल्यू कैलकुलेट किया था तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूं यहां पर। HF के अंदर वैल्यू आया था बेटा 1.9, HCl के अंदर वैल्यू कितना आया था बेटा 0.9, HBr के अंदर वैल्यू आया था बेटा 0.7 और HI के अंदर वैल्यू आया था बेटा कितना 0.4। तो आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर लगातार डेल्टा EN का वैल्यू कम हो रहा है। ये हमने जो वैल्यू यहां पर असाइन करा है ये डेल्टा EN का वैल्यू बताया। तो सिंस डेल्टा EN का वैल्यू लगातार कम होता चला जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने की वजह से जो चार्ज का जो डेवलपमेंट होगा वो भी कम होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो उतना ही ज्यादा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब यहां पर यह बात कही जा सकती है कि जिस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहीं पर उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, वहीं पर उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जिस बॉन्ड में डेल्टा EN का वैल्यू हाई होगा वहां पर चार्ज उतने ही ज्यादा डेवलप होंगे और जितने ज्यादा चार्ज डेवलप होंगे उनमें उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए बेटा आप याद रखें कि जहां पर जिस बॉन्ड में डेल्टा EN का वैल्यू हाई होता है उस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। अब ऑटोमेटिक अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करते हैं तो लगातार डेल्टा EN का वैल्यू कम हो रहा है। लगातार डेल्टा EN का वैल्यू कम होने की वजह से बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी लगातार कम। सो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी लगातार हो जाएगी कम। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लगातार कम होने की वजह से जो बॉन्ड है उसका टूटना बहुत आसान है, जो बॉन्ड है उसका टूटना बहुत आसान है। और बॉन्ड अगर टूटेगा तभी तो H+ देगा, बॉन्ड अगर टूटेगा तभी तो H+ देगा। इसका मतलब H और F के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो ये H+ बहुत कम देगा, पर H और I के बीच का बॉन्ड बहुत वीक है तो ये H+ बहुत आसानी से देगा। और जो H+ आसानी से देगा उससे एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा माना जाएगा, जो H+ आसानी से देगा उसी का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा माना जाएगा। इसका मतलब अगर हम हाइड्राइड्स के केस में बात करें तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर H+ कम दिया जाएगा, उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी के बेस पर बात करें तो स्टेबिलिटी जिसकी कम है उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगा बेटा, जैसे ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो HF, HCl, HBr, HI
तो बेटा देखिए आप लगातार एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा। क्यों बढ़ा एसिडिक कैरेक्टर? क्योंकि बॉन्ड हो गया वीक। बॉन्ड वीक क्यों हो गया? क्योंकि डेल्टा इन हो गया कम। लगातार डेल्टा इन कम होता चला जा रहा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है, आसानी से H+ देगा, आसानी से H+ देगा, तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली बेटा 16 ग्रुप में आप देख सकते हैं, सिमिलरली बेटा आप 16 ग्रुप में देख सकते हैं, टॉप टू बॉटम आप जा रहे हैं। देखिए बेटा यहां पर हाइड्रोजन का बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, सेलेनियम के साथ, टेल्यूरियम के साथ, पोलोनियम के साथ। वापस से लगातार टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता चला जाएगा, डिफरेंस कम होता चला जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो आसानी से H+ देगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ग्रुप नंबर 17 की तरह ही ग्रुप नंबर 16 में टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा फॉर द केस ऑफ हाइड्राइड्स। नेक्स्ट सिमिलरली ग्रुप नंबर 15 की बात करें बेटा, तो देखिए बेटा यहां पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम गए, लगातार बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम क्यों हो रहा है? क्योंकि डेल्टा इन का वैल्यू कम हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, आसानी से H+ देगा, आसानी से H+ देगा, इसका मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप नंबर 15 के अंदर भी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लगातार एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसलिए बेटा हमने यहां पर बात करी नेचर ऑफ हाइड्राइड्स में किस तरह से वेरिएशन होगा, ये हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अब हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड को हम लेमैन टर्म्स में बोल सकते हैं कि कोई एलिमेंट अगर OH के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है बेटा? OH- ग्रुप। जो OH- ग्रुप होता है इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो जब कभी कोई एलिमेंट OH के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको जनरली हाइड्रोक्साइड नाम कह दिया जाता है। तो हाइड्रोक्साइड में किस तरीके से नेचर होगा इसको देखते हैं। अब हाइड्रोक्साइड के अंदर मान लीजिए कोई एलिमेंट है X जो कि अटैच है बेटा OH के साथ। अब X, O और H के अंदर यहां पर बॉन्ड को तोड़ने की दो पॉसिबिलिटी बनती, यहां पर बॉन्ड को तोड़ने की दो पॉसिबिलिटी बनती। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती? देखिए बेटा अगर हम इसके अंदर O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ें, अगर हम इसमें O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो अगर O और H का बीच टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो O पर माइनस और H++ आएगा। तो ये इस तरीके से टूट सकता है XO- और H+। तो जब ये H+ देगा तो एसिडिक कहलाएगा। या फिर ये बॉन्ड अगर X और O के बीच में से टूटता है, या फिर ये बॉन्ड अगर X और O के बीच में से टूटता है तो X पर प्लस आएगा और OH पर माइनस आएगा, X पर प्लस आएगा और OH पर माइनस आएगा, तो क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। इसका मतलब किसी हाइड्रोक्साइड को हम दो तरीके से डिसोसिएट कर सकते हैं, या तो वो H+ देगा तो एसिडिक होगा, या वो OH- देगा तो वो बेसिक कहा जाएगा। अब वो कब एसिडिक होगा और कब बेसिक होगा तो इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। नाउ एज पर गैलिस, एक साइंटिस्ट था बेटा, इनका नाम था गैलिस, इन AOH मतलब XOH एक ही बात है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज मोर देन 1.7 नॉन मेटल, मतलब अगर 1.7 से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हुआ तब नॉन मेटल होगा, और तब ऐसे केस के अंदर उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। ये इसका एसिडिक नेचर होगा। ये बात कही गैलिस ने। अब गैलिस ने ये बात कैसे कही इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। इनका स्टेटमेंट देखिए, इनका स्टेटमेंट ये है कि जो एलिमेंट अगर OH के साथ अटैच है, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा हुआ तब वो हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा, अदरवाइज वो कैसा होगा? बेसिक होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज लेस देन 1.7 तो ऑटोमेटिकली AOH कैसा हो जाएगा बेटा? बेसिक नेचर का हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा NaOH। अब NaOH में आप देखें Na भी और Cl भी दोनों ही OH से अटैच है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा? 0.9। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा? 3.0। गैलिस का रूल क्या बोलता है? जो OH से अटैच है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा तो एसिडिक, 1.7 से कम तो बेसिक। तो क्या सोडियम 0.9 1.7 से कम है? जी हां। इसका मतलब NaOH को कैसा होना चाहिए? बेसिक। ClOH 3.0 1.7 से ज्यादा है तो उसको कैसा होना चाहिए बेटा? एसिडिक। दैट्स व्हाई NaOH बेसिक है, ClOH कैसा है बेटा? एसिडिक नेचर का है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा बेसिकली हुआ क्यों, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से यह बात कही जा रही है कि NaOH तो बेसिक हो गया और ClOH एसिडिक नेचर का हो गया। इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा अगर XA और XO के बीच का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस XO और XH से ज्यादा है, मतलब कि यहां पर यह है कि अगर हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, देखना बेटा यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे A, O और H के बारे में, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर XA और XO इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों से ज्यादा हुआ, OH से ज्यादा हुआ, A और O का डिफरेंस O और H से ज्यादा हुआ, तो ऐसे केस के अंदर AO बॉन्ड जो होगा
वो ज्यादा पोलर होगा, AO बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा पोलर होगा, और वो ज्यादा पोलर होगा तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा बेटा, AOH A प्लस और OH माइनस देगा, और ये बॉन्ड जब यहां से टूटेगा, जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा A प्लस और OH माइनस, तो सिस्टम में क्या आ गया बेटा, OH माइनस। इसका मतलब कैसा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। जैसे बेटा एग्जांपल की बात करें NaOH, NaOH में क्या था, अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करें बेटा तो O और Na, तो O Na यहां वैल्यू निकालेंगे आप, तो O का वैल्यू कितना है 3.5, Na का वैल्यू कितना है बेटा 0.9, डिफरेंस आएगा 2.6, O और H का डिफरेंस 1.4। तो यहां पर सिंस A और O के यानी कि Na और O का डिफरेंस हाई है, इसीलिए इसने बेस बना, इसलिए ये NaOH बना, इसलिए इसका क्या है, बेसिक नेचर है। नेक्स्ट, अगर XA और XO का डिफरेंस O और H से कम हुआ तो OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, और वो किस तरह से ब्रेक होगा, वो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, ये AO और H। तो ये क्या बोल रहा है बेटा, अब की बार यहां वाला डिफरेंस हाई है, अब की बार यहां वाला डिफरेंस हाई है, इसका मतलब अब की बार ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो ये क्या देगा बेटा, H प्लस देगा। जब ये H प्लस देगा, AO माइनस, तो H प्लस देने की वजह से क्या होगा, इसका एसिडिक नेचर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, कि जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, सिंस हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर खुद एक पोलर सॉल्वेंट है, तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड वहीं से डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा ClOH, अब ClOH के अंदर क्या है, डिफरेंस निकाला हमने, क्लोरीन ऑक्सीजन का 0.5, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1.4, यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का डिफरेंस ज्यादा है, तो ClOH का नेचर कैसा आ गया बेटा, एसिडिक नेचर। ClOH कैसा आ गया, एसिडिक नेचर का। बेटा अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में, कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं। जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको क्या कहा जाएगा, ऑक्साइड कहा जाएगा। जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको क्या कहा जा सकता है, ऑक्साइड कहा जा सकता है। अब ऑक्साइड का नेचर किस तरह से डिसाइड होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। पहले बात करेंगे बेटा हम बेसिक ऑक्साइड के बारे में, पहले बात करेंगे हम बेसिक ऑक्साइड के बारे में। When an oxide dissolved in water turns the solution basic, it is a basic oxide। मतलब क्या है, अगर आपने कभी किसी ऑक्साइड को पानी में घोला और पानी में घोलने के बाद सॉल्यूशन का नेचर अगर बेसिक हो गया, तो इसका मतलब ऑक्साइड कैसे नेचर का था, बेसिक नेचर का था। जैसे बेटा अगर हम एग्जांपल की बात करें Na2O को वाटर में डिसॉल्व करने पर हमें मिलता है NaOH। अब हमें ये बात पता है कि NaOH का नेचर कैसा है बेटा, हमें ये बात पता है कि NaOH का नेचर कैसा होता है, बेस। इसका मतलब जो हमने मिलाया था, जो Na2 हमने मिलाया था वो भी कैसा था, बेस था। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O से मिलता है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। अब CaOH होल ट्वाइस का नेचर भी कैसा होता है, ये भी बेसिक नेचर का होता है। तो सिंस CaOH होल ट्वाइस बेस है, तो जो हमने मिलाया था CaO ये भी कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं बेसिक ऑक्साइड क्या है। कभी किसी ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर सॉल्यूशन का नेचर अगर बेसिक हो जाए तो वो ऑक्साइड कैसा कहा जाएगा, बेसिक ऑक्साइड कहा जाएगा। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, आप देख सकते हैं Na2O मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक निकला। CaO कैल्शियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम एक मेटल है, बेसिक निकला। इसका मतलब जनरली मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के होते हैं। याद रखें आप इस पॉइंट को। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, MgO, CaO, SRO, BaO, ये सब क्या है, मेटल के ऑक्साइड से। मेटल जुड़ा हुआ है ना बेटा ऑक्सीजन के साथ, तो ये सब क्या है, बेसिक नेचर के होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम एसिडिक ऑक्साइड की। व्हेन एन ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर टर्न्स द सॉल्यूशन एसिडिक, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। जस्ट लाइक बेसिक, अगर हमने कभी किसी ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करा और सॉल्यूशन का नेचर हमें एसिडिक मिला, इसका मतलब वो क्या था, ऑक्साइड एसिडिक नेचर का था। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा N2O5 प्लस वाटर, N2O5 को वाटर में डिसॉल्व करने पर हमें मिला HNO3। अब आप जानते हैं बेटा HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, एसिड है ना ये। और अगर ये एसिड है, इसका मतलब जो आपने मिलाया था वो भी क्या था, एसिड होगा। इसका मतलब N2O5 भी क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। SO3 को वाटर में डिसॉल्व करने पर हमें मिलता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 भी क्या मिला बेटा, एक एसिड मिला। तो जो मिलाया वो एसिड है, इसका मतलब जिसको मिलाया था वो भी क्या था, एसिडिक नेचर का था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि SO3 भी एसिडिक होगा, N2O5 भी क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक नेचर के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप देख सकते हैं बेटा, सल्फर एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड SO3 है, जो कि कैसा मिला हमें, एसिडिक मिला। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, जिसका ऑक्साइड हमें कैसा मिला, एसिडिक मिला। तो जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स किस तरह के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें N2O5, SO3,
Cl2O7, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, P2O5 एटसेट्रा। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? दोज विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। मतलब क्या है इस बात का? जब कभी कोई कंपाउंड एसिड में बेस की तरह बिहेव करे और बेस में एसिड की तरह बिहेव करे, उसको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब कि कोई ऐसा ऑक्साइड जो कि दोनों एसिड और बेस से रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखता हो, उसको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक कौन होंगे? जो एसिड में बेस की तरह बिहेव करेंगे, बेस में एसिड की तरह बिहेव करेंगे, मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको हम क्या कहेंगे बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं बेटा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने बेटा। कौन कौन से? जिंक का ऑक्साइड ZnO, बेरिलियम का BeO, एल्यूमिनियम का Al2O3, एंटीमनी Sb का Sb2O3, आर्सेनिक AS का As2O3, Mn का +4, ध्यान दीजिएगा Mn का सिर्फ +4 है, MnO2। फिर आ गया बेटा हमारे पास लेड, फिर आ गया बेटा हमारे पास लेड के दो ऑक्साइड PbO, PbO2, दोनों एम्फोटेरिक हैं। टिन SN, दो ऑक्साइड SNO, SNO2, दोनों एम्फोटेरिक हैं। गैलियम का ऑक्साइड Ga2O3 और क्रोमियम +3, ध्यान दीजिएगा बेटा क्रोमियम का सिर्फ +3 है, जैसे Mn का +4 है वैसे क्रोमियम का +3 है, Cr2O3। ये सभी के सभी जो हैं ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करके चलें। अब इनको याद करने के लिए मैं आपको न्यूमोनिक बता रहा हूं, उस न्यूमोनिक का फॉलो करेंगे बेटा। इसको आप ऐसे देखें बेटा, ZnBeAl, SbAs, Mn+4, PbSnGa और Cr+3। इनको आप कैसे याद रखेंगे बेटा? देखें आप, तरीका याद रखने का क्या है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, जनाबे आली, जनाबे आली सब ऐसे, जनाबे आली सब ऐसे, मन में 4 बार। मन में 4 बार क्यों? क्योंकि Mn+4 है, तो जनाबे आली सब ऐसे, मन में 4 बार, Mn+4 मन में 4 बार, पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार, पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं देखिएगा, जनाबे आली सब ऐसे, मन में 4 बार, पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार। जनाबे आली सब ऐसे, मन में 4 बार, पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार। इस लाइन को, इस निमोनिक को अगर आप 10-15 बार बोलेंगे बेटा तो ये निमोनिक आपको याद हो जाएगा। तो जनाबे आली का मतलब ZnBeAl सब ऐसे, एंटीमनी आर्सेनिक, मन में 4 बार Mn+4, पंजाबी सॉन्ग PB और SN के दोनों PbO, PbO2, SNO, SNO2 गाया करो 3 बार, Ga और Cr+3। इनके ऑक्साइड कैसे होंगे बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। तो जनाबे आली सब ऐसे, मन में 4 बार, पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार। इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके आप आसानी से एम्फोटेरिक एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं बेटा। तो ये एम्फोटेरिक एलिमेंट्स का सेट कुछ इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा ऑक्साइड जो ना तो एसिड से रिएक्शन करेगा ना ही बेस से रिएक्शन करेगा, मतलब कि ये लिटमस पेपर पे कोई टेस्ट शो नहीं करेगा। आप जानते हैं बेटा एसिड क्या होता है? जो लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है वो क्या होता है? एसिड होता है। और जो रिवर्स, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो जो लिटमस पेपर पे कोई टेस्ट शो नहीं करेगा वो क्या होंगे बेटा? न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड के 4 एग्जाम्पल है बेटा, इन चारों एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? N2O, NO, CO और H2O। N2O, NO, CO और H2O, ये आप याद रखेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। अब ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स, इनके वेरिएशन किस तरीके से होंगे एसिडिक और बेसिक नेचर के, इसको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, एज EN इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको हम कैसे रिलेट करें? देखो बेटा, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। मेटल और नॉन मेटल को कौन ज्वाइन कर सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एसिडिक कम। नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एसिडिक ज्यादा। इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एज अ टूल यूज करके किसी कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो वहां एसिडिक कैरेक्टर हाई होंगे, बेसिक कैरेक्टर कम होंगे, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वहां एसिडिक कैरेक्टर कम होंगे, बेसिक कैरेक्टर हाई होंगे।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एज ए टूल यूज करके बता सकते हैं एज ईएन इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। अलोंग अ पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीज, समझ सकते हैं बेटा आप क्यों? क्योंकि अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आपको पता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एसिडिक नेचर कम, बेसिक नेचर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एसिडिक नेचर कम, बेसिक नेचर बढ़ेगा। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, एसिडिक बढ़ेगा, बेसिक घटेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक बेटा देखें NO2, ZNO और K2O। अब आप देखें बेटा K2O क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड S ब्लॉक एकदम लेफ्ट में, ZNO बीच में D ब्लॉक में, नाइट्रोजन नॉन मेटल एकदम राइट में। तो लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या होगा? तो इधर से इधर की ओर गए, लगातार एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, लगातार एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम S ब्लॉक का है, मोस्ट बेसिक होगा, जिंक बीच में होगा, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, एकदम राइट मोस्ट कॉर्नर में है, पी ब्लॉक में है, एसिडिक कैरेक्टर हाई होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है इन तीनों में। इस तरीके से बता सकते हैं बेटा यहां पर एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है। नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इन ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको समझाया है बेटा कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा, बेसिक नेचर कम हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा B2O3, CO2 और N2O5। अब आप यहां पर सेंटर एटम देखें बेटा, पहले तो ये ऑक्साइड है, फिर यहां पर देखें बेटा बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। क्या बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों के तीनों एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं? जी हां, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे? जी हां जा रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि EN बढ़ता है, लगातार EN बढ़ा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा। नेक्स्ट H3BO3, H2CO3, HNO3। यहां पर सेंटर एटम देखें बेटा, सेंटर एटम कौन? बोरोन, यहां पर कौन? कार्बन, यहां पर कौन बेटा? नाइट्रोजन। फिर से लेगा लगातार देखें बेटा, इधर से इधर की ओर गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। H3PO4, H3ASO4, H3SbO4। देखो बेटा सेंटर एटम फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। क्या ये तीनों एलिमेंट एक ग्रुप के हैं? जी हां, ये तीनों एलिमेंट एक ग्रुप के हैं। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, EN का वैल्यू कम, EN का वैल्यू कम, एसिडिक नेचर भी कम, एसिडिक नेचर लगातार डिक्रीज हो रहा है। HOF, HOCl, HOBr, HOI। देखिए बेटा यहां पर कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। टॉप टू बॉटम गए, EN का वैल्यू कम, एसिडिक नेचर कम। नेक्स्ट SO3, SeO3, TeO3। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। क्या है बेटा? ये ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स है। टॉप टू बॉटम गए, EN का वैल्यू कम, एसिडिक कैरेक्टर कम, लगातार एसिडिक कैरेक्टर कम। H2SO3, H2SeO3, H2TeO3। देखिए बेटा अब यहां पर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम दोबारा आ गए, टॉप टू बॉटम गए, EN का वैल्यू कम, एसिडिक नेचर भी कम हो गए। नेक्स्ट देखिए बेटा अब हमारे पास में एक आया बेसिक कैरेक्टर में, तो यहां पर कौन है अपने पास? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। क्या ये सभी एक पीरियड के एलिमेंट हैं? जी हां, ये सब एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं। लगातार लेफ्ट टू राइट गए, EN का वैल्यू बढ़ा, एसिडिक का वैल्यू बढ़ा तो बेसिक का वैल्यू घटा। तो इन चारों में से मोस्ट बेसिक कौन है? Na2O। लीस्ट बेसिक कौन है? SiO2। मोस्ट एसिडिक कौन है? SiO2। लीस्ट एसिडिक कौन है? Na2O। इस तरीके से एसिडिक और बेसिक नेचर को हम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज ए टूल यूज करके समझा सकते हैं फॉर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स एंड द केस ऑफ ऑक्सी एसिड्स। EN घटेगा, एसिडिक नेचर घटेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। देखिए बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने किसका लगाया है? तो आप देख सकते हैं बेटा यहां क्या है, ये सब ऑक्साइड है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। क्या ये सब एलिमेंट एक ग्रुप के हैं? जी हां। ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम गए, ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, लगातार EN का वैल्यू कम होगा, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम होंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो ये ऑर्डर हमने किसका लगाया है बेटा? बेसिक कैरेक्टर का लगाया है। मोस्ट बेसिक बेरियम ऑक्साइड, लीस्ट बेसिक बेरिलियम ऑक्साइड। अगला एग्जांपल Li2O, Na2O, K2O। बिल्कुल सेम टू सेम, Li, Na, K टॉप टू बॉटम गए, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस आया बेटा हमारे पास व्हेन सेंट्रल एटम इज सेम। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आपके पास कंपैरिजन करने के लिए क्वेश्चन आया है उसमें सेंट्रल एटम सेम होगा। मतलब कि जैसे भी आप देख रहे थे कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन अलग अलग सेंट्रल एटम थे, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम अलग अलग सेंट्रल एटम थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग सेंट्रल एटम थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ अलग अलग सेंट्रल एटम थे। पर जब कभी सेंट्रल एटम सेम हो जाए तब ऐसे केस में हम क्या करेंगे?
तो ऐसे केस के अंदर हमारा काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। एसिडिक नेचर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसको हम प्रूव करके देखते हैं। देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? चार्ज। तो अगर कहीं पर लेट अस सपोज पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने का मतलब क्या? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जी हां, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब क्या? ईएन का वैल्यू भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ईएन का वैल्यू बढ़ेगा। और क्या ईएन और एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? जी हां, ईएन और एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां से यह बात कही जा सकती है कि जिसका पॉजिटिव ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, ईएन ज्यादा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। और इसीलिए यह बात कही गई है कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ईएन इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज। अभी हमने आपको एक्सप्लेन यहां पर करा है बेटा। जैसे देखिए बेटा, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। अब HClO4 के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे बेटा तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा +7, HClO3 में चार्ज आएगा बेटा क्लोरीन के ऊपर +5, HClO2 में चार्ज आएगा +3 और HClO में चार्ज आएगा +1। तो देखने में तो क्लोरीन 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 सब जगह सेम है, पर ये क्लोरीन के ऊपर चार्ज सेम नहीं है। और चार्ज सेम नहीं होने की वजह से ही यहां पर यह बात कही जा सकती है कि इधर से इधर की ओर जाने पर लगातार इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। इसका मतलब एसिडिक नेचर लगातार घटेगा। तो इसमें एसिडिक का ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? लगातार डिक्रीजिंग, लगातार डिक्रीजिंग आ जाएगा एसिडिक का ऑर्डर। अगला है बेटा हमारे पास SO3 और SO2। SO3 में सल्फर के ऊपर चार्ज आएगा बेटा +6, SO2 में सल्फर के ऊपर चार्ज आएगा +4। फिर से वही वाली बात, चार्ज कम हो गया, चार्ज कम हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगा। तो यहां पर मोर एसिडिक कौन हो गया बेटा? SO3 हो गया। अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एक क्वेश्चन आया बेटा हमारे पास, जैसे HClO4, HClO3, HClO2, HClO, इनमें कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर करेंगे? जस्ट अभी हमने कंपेयर किया था बेटा, कैसे? HClO4, HClO3, HClO2, HClO, HNO3, HNO2, कैसे कंपेयर करेंगे? पहले हम इन चारों में कंपेयर करते हैं। चार्ज निकाला हमने, यहां पर चार्ज आएगा +7, +5, +3, +1। लगातार चार्ज कम, एसिडिक कैरेक्टर कम, तो एसिडिक का ऑर्डर आ जाएगा बेटा क्या? डिक्रीजिंग। HNO3 और HNO2, HNO3 में आप चार्ज निकालेंगे बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा +5, HNO2 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा? +3। फिर से वाली बात आप देख सकते हैं बेटा, मोर एसिडिक कौन होगा? HNO3 होगा। अब आप एक बात देखें बेटा, ऐसे अगर आप चाहें तो हर बार कैलकुलेट ना भी करें, इसमें भी आप थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आप एक बात नोट करें, अगर कभी सेंटर एटम सेम हो गया, अगर कभी सेंटर एटम सेम हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन है, सेंटर एटम सेम हो गया, तो जिसके अंदर ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आ रहा है। जिसके अंदर ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आ रहा है। देख सकते हैं यहां HNO3 में 3 ऑक्सीजन, HNO2 में 2 ऑक्सीजन, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका? 3 वाले का। इधर देखें आप, HClO4 में सेंटर एटम सेम, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ज्यादा ऑक्सीजन कहां है? यहां 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1। लगातार ऑक्सीजन का नंबर कम हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि जब कभी सेंटर एटम सेम होगा तो जहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ज्यादा होंगे वहीं पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा होंगे वहीं पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप फटाफट सवाल बना सकते हैं। देखा बेटा आपने, H2SO4, H2SO3, सल्फर सल्फर सेम, ज्यादा ऑक्सीजन कहां पर? 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। मोर एसिडिक कौन? 4 ऑक्सीजन वाला H2SO4। N2O5, N2O3, सेंटर एटम सेम, ज्यादा ऑक्सीजन कहां पर? 5 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, N2O5 मोर एसिडिक। नेक्स्ट एग्जांपल SO3, SO2, सेंटर एटम सल्फर सल्फर सेम, मोर एसिडिक कौन? जिसका ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा, SO3 का ज्यादा। Sb2O5, Sb2O3, एंटीमनी एंटीमनी सेम, ज्यादा ऑक्सीजन का नंबर किसके पास? Sb2O5, मोर एसिडिक कौन? Sb2O5। N2O5, P2O5, AS2O5। अब देखो बेटा यहां पे सेंटर एटम सेम नहीं है, कोई बात नहीं, हम पुराना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तीनों एक ग्रुप के एलिमेंट है। ग्रुप में गए टॉप टू बॉटम, ग्रुप में टॉप टू बॉटम गए, EN का वैल्यू हो गया कम, एसिडिक का वैल्यू भी हो जाएगा कम। ये हो गया एसिडिक का ऑर्डर, लगातार डिक्रीजिंग। HClO4, HbR4, HiO4,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर से पहली बात टॉप टू बॉटम गए, EN का वैल्यू कम, एसिडिक का वैल्यू कम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल चल रहे हैं बेटा, आप इन सवालों को देख सकते हैं। लगातार EN का वैल्यू कम हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो इस तरीके से बेटा आप देख सकते हैं कि सिर्फ बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करें तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, विच कंपाउंड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब CO2। अब CO2 को एब्जॉर्ब कौन करेगा, हमारे पास कुछ ऑप्शन है, BeO, K2O, H3PO4, P4O6। पहले तो आप इस कंपाउंड के नेचर के बारे में देखें, CO2। CO2 को देख करके आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में कुछ बातें आनी चाहिए। पहली बात तो ये कि इट इज एन ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बॉन्ड बना है। हाइड्राइड तो नहीं है ना भाई, हाइड्राइड नहीं है। दूसरी बात, किसका ऑक्साइड है, मेटल का है नॉन मेटल का, तो कार्बन क्या है बेटा, कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका मतलब ये किसका ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। बिल्कुल सही बात। अब अगर ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो आप मुझे बताओ कि इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक। हमने क्या सीखा था कि नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है बेटा, कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसका मतलब CO2 एसेंशियली एक एसिडिक कंपाउंड है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, विच कंपाउंड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब CO2, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कौन करेगा। तो देखिए बेटा, क्या एसिड एसिड को एब्जॉर्ब कर सकता है, जी नहीं, एसिड एसिड तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, तो एसिड एसिड से एब्जॉर्ब नहीं होगा। एसिड को कौन कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, या तो बेस कर सकता है या एम्फोटेरिक कर सकता है, या तो बेस कर सकता है या एम्फोटेरिक कर सकता है। पर वर्ड यहां पर यूज करा है स्ट्रांगली। देखिए बेटा, अब स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कौन करेगा, एम्फोटेरिक करेगा या बेस करेगा। तो कॉमन सेंस से ये बात कही जा सकती है कि स्ट्रांगली एब्जॉर्ब तो बेस करेगा, जो बेस होगा वही इसको स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अभी हमको ढूंढना है कि इन चारों में से बेस कौन है। बेरिलियम ऑक्साइड बेटा बी कैसा है, बेरिलियम कैसा है बेटा, एम्फोटेरिक, तो हमने इसके आगे मेंशन कर दिया एम्फोटेरिक। तो क्या ये हमारा आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। K2O मेटल का ऑक्साइड, क्या मेटल का ऑक्साइड, K2O मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा, जी हां, ये क्या होगा बेटा, बेसिक होगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। H3PO4 फॉस्फोरस नॉन मेटल, OH अटैच, ये कैसा होगा बेटा, एसिडिक, तो ये तो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। P4O6 फॉस्फोरस नॉन मेटल का ऑक्साइड भी कैसा है बेटा, एसिडिक, तो ये भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो एब्जॉर्ब करने वाले दो हैं, फर्स्ट और सेकंड, पर स्ट्रांगली कौन करेगा, बेस। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा, हमारा आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन, स्ट्रांगली कौन करेगा, बेस करेगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये भी एक तरीका हो गया क्वेश्चंस को देखने का। इस तरीके क्वेश्चन भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑक्साइड, मतलब कि आपको इनमें से ऑड वन को पिक आउट करना है। चलिए देखते हैं। एक दिया मैग्नीशियम, टिन, SN, PB और ZN। अब आप देखिए बेटा, SN, PB और ZN आपको देख करके लगेगा कि ये सर ये तीनों की तीनों तो क्या है, एम्फोटेरिक है। ये तीनों तो एम्फोटेरिक है ना बेटा, याद कीजिए जनाबे आली, तो ये सब के सब तो एम्फोटेरिक है। MgO क्या है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, इसका मतलब ये क्या होगा, बेस होगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन डिफरेंट है, तो डिफरेंट का आंसर क्या जाएगा अपना, MgO। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा अपना फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर गया अपना फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। अब मोस्ट बेसिक की बात कर रहा है ऑक्साइड की। हमें मालूम है किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा और बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। चलिए देखते हैं यहां पर हमें कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए बेटा, सेलेनियम, एल्यूमिनियम, एंटीमनी और बिस्मथ। तो आप एक बात देखें बेटा, सेलेनियम की अगर बात करें, सेलेनियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ये एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम भी एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। एंटीमनी की अगर बात करें तो एंटीमनी फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। और अगर हम बिस्मथ की बात करें बेटा, तो बिस्मथ एक सिक्स पीरियड का एलिमेंट है। और मेरे साथ आपको बात समझ में आएगी। तो बेटा बताओ कि पूरी पीरियड टेबल में हम अगर अरेंज करें तो सबसे नीचे की ओर कौन सा एलिमेंट मिलेगा हमें, सबसे नीचे की ओर हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, बिस्मथ। तो सबसे ज्यादा बेसिक एलिमेंट भी कौन होगा, बिस्मथ। ऑक्साइड मोस्ट बेसिक किसका होगा, बिस्मथ। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन Bi2O3। इसका क्या आंसर जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ये भी एक तरीके का सवाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बोल रहा है बेटा नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद
सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH। अब आप मुझे बताओ बेटा NaOH कैसा है, एसिड है या बेस है? तो NaOH के बारे में हम सबको पता है, NaOH तो क्या होता है? बेस होता है। अब आप बताओ कि कौन रिएक्ट नहीं करेगा? तो बेस से कौन रिएक्ट नहीं करेगा? तो बेस से, तो बेस रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपको इन सब में सर्च करना है वो जो बेस हो। चलिए देखते हैं बेस कौन है। BeO बेरिलियम ऑक्साइड, ये कैसा बेटा? बेरिलियम तो एम्फोटेरिक, इसका मतलब ये तो रिएक्ट कर लेगा। B2O3 बोरोन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा है बेटा? एसिडिक, इसका मतलब ये भी रिएक्ट कर लेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है? मेटल, मेटल का ऑक्साइड क्या है? बेस, इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SI क्या है? SI क्या है बेटा? नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या सर्च करना था? हमें सर्च करना है बेस, क्योंकि बेस ही बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका? हमारा थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बेटा? थर्ड ऑप्शन।